नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 369वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर एसएम सिंह। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर एसएम सिंह ने एमडी होम्योपैथी से किया है। इन्होंने पीएचडी मेटेरिया मेडिका उदयपुर से किया है और मेटेरिया मेडिका से ही इन्होंने पीएचडी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक से भी किया है। वह होम्योपैथिक जगत की एक जानी मानी हस्ती है। वह 50 वर्षों से अधिक से अभ्यास कर रहे हैं। वह साईनाथ पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर इलाहाबाद यूपी के निदेशक के रूप में कार्यरत है और होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान के एमेरिट्स प्रोफेसर भी हैं। उनकी उपलब्धियां, वह सरकार से सेवानिवृत्त एलबीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से हैं। वह श्री साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इलाहाबाद के प्राचार्य भी रहे हैं। शासी निकाय एनआईएच स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के ये सदस्य भी रह चुके हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति सीसीआरएच स्वास्थ्य मंत्रालय के भी हैं। पीजी और शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर एसएम सिंह के कई पुरस्कारों से प्राप्त करता भी रहे हैं। महत्वपूर्ण योगदान पुरस्कार आईसीएमएच एम्स 2014 में उन्हें मिला। उत्कृष्टता पुरस्कार 2017 में भी मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला। 2005 में दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी उन्हें नवाजा गया है। 2006 में डॉक्टर बीके बोस मेमोरियल से हैनीमैन पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार 2008, आइकॉन्स ऑफ हेल्थ अवार्ड 2018, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड आइकॉन्स अवार्ड 2015, 16, 17, 18। उनकी प्रस्तुत वैज्ञानिक पत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इटली, ब्राजील और अन्य 10 देशों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलनों में ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से साक्ष्य आधारित असाध्य मामलों का इलाज किया गया। डॉक्टर एसएम सिंह द्वारा लिखित पुस्तकें द मैन इन हेल्थ, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, द मेडिसिन, पीएफ एक्सपीरियंस, हिंदी अनुवाद ब्रोंकियल अस्थमा और होम्योपैथी, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा। सर का आज का विषय है ऊपरी श्वसन रोगों के लिए होम्योपैथिक दृष्टिकोण। डॉक्टर एसएम सिंह, आपका आईएफपीएच मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर आप बोल सकते हैं। मैं शुरू डॉक्टर एसएम सिंह, हाँ जी आप शुरू कीजिए सर। सादर नमस्कार। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को याद करते हुए इस अप्रैल माह में जो विषय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार प्रयास कर रहा हूं। ये पतझड़ का मौसम, स्प्रिंग कटार, दिन में गर्मी, रात में हल्की ठंडी, कभी वो भी गर्मी, तो धूल के नैनो पार्टिकल्स चलते हुए हवा वायु के साथ उड़ के कहां कहां जाते हैं, पत्तों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, लीव्स के ऊपर, और पत्तियां तैयार हैं कि वो पतझड़ करेंगी, वो गिरेंगी। तो वो सूखी पत्तियां जब पेड़ से लहराते हुए गिरती हैं तो उनके ऊपर जमा धूल का नैनो डस्ट पार्टिकल इधर उधर छिटकता है, जो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। अब हम कहते हैं हमें तो डस्ट एलर्जी हो गई। ये ज्यादा डस्ट क्या पहले नहीं थी क्या? क्या ये पतझड़ के समय गिरते हुए पेड़, सूखी पत्तियां अपने साथ ढेर सारे नैनो पार्टिकल्स को लेके हजारों क्विंटल बड़ी दूर तक वातावरण में डस्ट का स्प्रे करते हैं? आदि आदि। तो आमतौर पे देखा गया है कि जब सर्दियां अलविदा कर जाती हैं और गर्म मौसम सुखद देने वाला आता है, ऋतु आता है, तो उसके आगमन का जब घोषणा होती तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो है, परंतु इस मौसम को सभी लोग
सुखद महसूस करते हैं, परंतु कुछ लोग नहीं, क्योंकि वो मौसम के प्रति अति संवेदनशील, अति सुग्राही होते हैं। जैसे एलर्जी हो जाए, माइग्रेन हो जाए, एस्थमा हो जाए, बिहेवियर डिसऑर्डर में इरिटेबिलिटी आ जाए, आम वाती विकार आ जाए, त्वचा की समस्याएं हो जाए, सांस ऊपर की जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के उनमें परेशानियां हो जाए, तो मौसम परिवर्तन के इस समय उत्पन्न होने वाले बहुत से ऐसे रोग हैं जिनके विषय में ससेप्टिबिलिटी सामने आ जाती है। केंट साहब ने कहा अपने लेक्चर्स में फिलॉसफी में कि इफ देयर वुड हैव बीन नो ससेप्टिबिलिटी, नो सिकनेस, नो नीड ऑफ होम्योपैथी। हम ससेप्टिबल हैं, हाइपर हैं, हाइपो हैं, कम हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। डस्ट की बोरियां तो सीमेंट के लदे हुए ट्रकों से भी लोग उतारते हैं, तो दैट डस्ट है पार्टिकल हैज गॉट पावर टू इम्प्रेस दैट पल्लेदार। पल्लेदार इज नॉट ससेप्टिबल टू बी इम्प्रेस्ड, वो नहीं प्रभावित होता, इसलिए उसको डस्ट की एलर्जी नहीं होती। जो बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, वो महिलाएं दसों घरों में, परंतु जरा सा एक रूम से दूसरे रूम में गए, पुरानी किताब निकाली, डस्ट हो गया, तो कितने लोगों को घर में डस्ट एलर्जी हो जाती। परंतु क्या कोल्डनेस, वो ठंडक उस बर्तन धुलने वाली महिला को भी तो प्रभावित करती है, परंतु शी इज नॉट ससेप्टिबल। हमारे इलाहाबाद में माघ मेले में जब भी जाइए तो संगम पे दौड़ती हुई चलती हुई बोट से मल्लाह के दो लड़के, जुड़वा लड़के नदी में कूदे स्नान करने के लिए। तो नदी की जो कोर्डिनेस है दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। एक लड़का ससेप्टिबल है, इसलिए उसको सर्दी जुकाम बुखार हो गया, दूसरा बच्चा ससेप्टिबल नहीं है टू बी इन्फेक्टेड बाई कोल्ड, तो वो नहीं होता, वो बाहर घूम रहा है। तो ये कौन लोग बीमार होते हैं इस सीजन में? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनकी इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, उनकी ससेप्टिबिलिटी पे निर्भर करता है। अतः जो विषय मुझे दिया गया है वहां पर हम स्टडी कर लें। और ये होम्योपैथी तो हमारी ऐसी विधा है जो दूसरी विधाओं से बिल्कुल भिन्न है। एक कल बहुत बड़े ऑफिसर ने मुझसे कहा, जो रिटायर्ड हो गए, कि मेरे बच्चों को ये तकलीफ है, एलोपैथ में सब कुछ कर लिया दूसरे सिस्टम में, परंतु उनकी तो सीमाएं हैं। पहली बार ये बात मैंने सुनी, आपकी होम्योपैथी की कोई सीमा नहीं होती। हम समझे नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन आप लोग होलिस्टिक अप्रोच पे जाते हैं। मुझे लगा कि होम्योपैथिक पढ़े लिखे हैं, तो हमने कहा होलिस्टिक अप्रोच किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, एक आदमी आम का सीजन आ रहा, पका हुआ सीकर देखा, आंखों ने, ऑप्टिक नर्व ने ब्रेन को खबर की कि सीकर पकी हुई है, पैर अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ गए, हाथ अपने आप धीरे धीरे एक छोटे पत्थर के टुकड़े को उठाया, आंखों से निशाना साध के पके हुए आम के सीकर पे उसने हिट किया। जैसे गिरने लगा, उसने सोचा कि ये हो सकता पका हुआ आम फट जाए जमीन पे, दौड़ के उसने उसको लपक लिया, और जब खाने की कोशिश किया तो खबर ऑल्फैक्टिव नर्व से ब्रेन में गई, बहुत महक है, बहुत स्वादिष्ट है। ब्रेन ने इशारा किया गट को, फील गुड हार्मोन बनाओ, और फील गुड हार्मोन, इंडोर्फिन, स्टोनिन सब बनने लगा, लार बढ़े, टाइलिज्म हुआ, सलाइवा गिरा। बात यहाँ नहीं खत्म हुई, बात अब शुरू होती है। जिसका आम का पेड़ था उसने देखा, और उसने एक छड़ी उठाई और जाकर के उस बच्चे के पीठ पे मारा। पीठ बड़ी जोर से रोई
कि ना मैंने आम को देखा, ना मैंने पैरों को चलाया, ना मैंने हाथ से पत्थर उठाया, ना मैंने निशाना लगाया, ना मैंने हाथ से उसको रोका, ना मैंने उसको खाया, ना मैंने फील गुड हार्मोन बनवाए, हमें क्यों मार रहे हो? ये कष्ट सुन के पीठ का आंखें रोने लगती हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच, बॉडी एज अ होल इज वर्किंग। आइए इस पे एक बात कर लें कि टेक्स्ट बुक का पैथोलॉजी के फादर जो कहे जाते हैं, डॉक्टर बॉयड ने लिखा कि द ग्रेटेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी त्रुटि कौन क्या कर रहे हैं आज के चिकित्सक, कि अंग अंग को अलग अलग हम अध्ययन करते हैं, उस अंग के अनुरूप दवाइयां देते हैं। कॉन्स्टिपेशन की अलग, नींद की अलग, भूख की अलग, पैर की अलग, आदि आदि। परंतु क्या डॉक्टर बॉयड कह रहे हैं, क्या एक लेडी क्लिनिक में डॉक्टर के एक लंप ऑफ द ब्रेस्ट फाइब्रोएडनोमा लेके हाथ में आती है कि डॉक्टर साहब मुझे फाइब्रोएडनोमा हो गया? या एक चाइल्ड, एक बच्चा हमारी क्लिनिक में आता है लिवर को हाथ में लेकर के कि लिवर इनलार्जमेंट हो गया, एज होल सी आर ही इज एंटरिंग इन योर चैम्बर, सो वी हैव टू स्टडी द पेशेंट एज अ होल। कौन ससेप्टेबल है? अब हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि एक बड़ी भारी दवाई है, इतनी जबरदस्त कि जितनी बार पढ़िए तो आपको लगेगा ये दवाई कहाँ से मिल गई। हमारे राष्ट्र, हमारे भारत सरकार ने इस पे एक निर्णय लिया है कि कैसे उसको हटाया जाए, ट्यूबरकुलोसिस को। अब हम ट्यूबरकुलोसिस के विषय में कहना चाहते हैं, हम उस टीबी की बात नहीं कह रहे, होम्योपैथिक की ट्यूबरकुलिनम की, कि वो टेक्स कोड इजिली विदाउट नोइंग हाउ एंड वेयर सीम्स टू टेक कोड। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैसे मौसम परिवर्तन में कहां से कब कैसे ठंडक ले लिया और वो सफर करने लगा, कि चेंज ऑफ वेदर हुआ, कैसे ठंडक पकड़ा, हमें नहीं पता। ये देखिएगा तो आपको एलन की नोट में सेकंड पेज में फोर्थ पैराग्राफ में लिखा हुआ कि पेशेंट को मालूम ही नहीं कि कहां से कोड लिया, हाउ एंड वेयर सीम्स टू टेक कोड, और उसको सर्दी जुकाम बुखार ठंडक परेशान कर रही, इतना ससेप्टेबल है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बड़ा जबरदस्त क्या कह रहे हैं, डॉक्टर लिप्पी ने कहा, और इस बात का संबोधन कर रहे हैं डॉक्टर टेक्स्ट बुक ऑफ मटेरिया मेडिका, उन्होंने लिखी है, बहुत मशहूर डॉक्टर, और उन्होंने लिखा कि आई, नोज, थ्रोट। हमने कहा ईएनटी, बोले नहीं, ईयर नहीं, आईज, नोज, थ्रोट, इन तीनों की रामबाण दवा एक ही है हमारी। और कहा लिख रहे हैं, एलियम सीपा में, कि आंखों से भी पानी आ रहा, नाक से भी पानी आ रहा, थ्रोट में पकड़ लिया। और एनएम चौधरी ने टेक्स्ट बुक में क्या लिख दिया, पहला पैराग्राफ, इतना जोर खांसा, इतना जोर, गले को पकड़ लेता। पहला पैराग्राफ में पहला पहला एलियम सीपा में पहला पैराग्राफ, टेक्स्ट बुक ऑफ मटेरियल मेडिका, एलियम चौधरी बोल रहे। तो तीनों का माहिर, इट कवर्स द आइस, लैक्रिमेशन भी हो रहा, हम अभी कंपेयर नहीं करेंगे यूफ्रेसिया से, ना आर्सेनिक से, और नाक से भी पानी बहुत गिर रहा साइमल्टेनियसली एक साथ। तीसरा, कफिंग इरिटेशन ऑफ द थ्रोट, ही होल्ड्स हिज थ्रोट, और छींके छींके। तो एलियम सीपा में जाएंगे, इसके पहले हमने ससेप्टेबिलिटी ट्यूबरकुलिनम की देखी। और अगर आप फोर्थ पेज, मतलब 8th एडिशन ऑफ एलन की नोट, फोर्थ पेज में देखेंगे, सेकंड पेज पे फोर्थ पैराग्राफ, तो वो लिख रहे हैं कि उसको पता ही नहीं किसी को कहां से, लेकिन चाहता क्या है, फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर में तो कोल्डनेस है और सफर कर जाता वो, इतना सेंसिटिव है। इसी बीच में हाथ उठा दिया हीपर सर्फ ने, जैसे हाथ हीपर सर्फ ने उठाया कि हम तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव फॉर कोल्ड एयर हैं, हम तो इतना ससेप्टेबल हैं कि अगर किसी दूसरे कमरे में भी खिड़की खुली है तो मैं कहूंगा कि रात में बंद कर दो,
तो बहुत अच्छी ऑथर ने लिखा कि अगर मिस्टर क्या है हीपर सल्फ है और मिसेस पल्सेटिला है तो रात भर यही होता रहता है। हीपर सल्फ जाके दूसरे कमरे की खुली खिड़की बंद करता है कि ठंडी हवा ना आवे, क्योंकि एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कैच कोल्ड एयर फ्रॉम द विंडोज, जो दूर खुली है। इमेजिन्स ही कैन फील द कोल्ड, सोचता है कि दूसरे कमरे में जो हवा आ रही है। सेकंड पेज में पहला पैराग्राफ ऊपर ही लिख दिया गया। इमेजिन्स सोचता है, ही कैन फील द एयर ऑफ ए थ्रू ए डोर, जो ओपन है दूसरे कमरे में। अरे इतनी सेंसिटिविटी! जैसे उसने दरवाजा बंद कर दिया तो उसके मिसेस पल्सेटिला उठती है, लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर। वो तो उसको तो ताजी हवा चाहिए। उसने खिड़की खोल दिया तो एक खिड़की बंद करता, एक खिड़की खोलता है, एक खिड़की बंद करता, एक खिड़की खोलता। ये इंडिविजुअलाइजेशन होम्योपैथिक में, होलिस्टिक अप्रोच। अतः इनकी ठंडक में आजकल जो हो रहा है, यही नहीं, ही पर सेल्फ रैप्ड कर लेता है, अपने फेस को ढक लेता है। हॉट वेदर हो तो भी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स अनकॉमन। क्या सोराइनम का भी बाप है, कह रहा कि हम अपने फेस को ढक लेंगे और हम गर्म के दिन होंगे हॉट वेदर में तो भी। ये पर्टिकुलर ये लैंग्वेज सिर्फ एलन स्किनोड की बोल रहा हूँ। नथिंग इज एडेड फ्रॉम माय साइड, एक वर्ड मेरी तरफ से नहीं होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है और मालूम है, आई नो इट वेरी वेल, कि सुनने वाले श्रोता एकेडमिशियन हैं, क्लिनिशियन हैं, फिजिशियन हैं। इनके सामने इंटरप्रिटेशन ऑफ मटेरिया मेडिका वर्ड नहीं चलना चाहिए। वो झूठे हैं लोग जो कहते ये मेरा अनुभव है, ये मैंने किया है। अरे ड्रग प्रूवर देख लो रिचार्ड, डॉक्टर ह्यूज का, रिचार्ड का, कि किसने प्रूव किया है, कौन मोडिलिटी है, कितनी एज थी, किस एज के आदमी ने किया, सेक्स क्या था, एज प्रूवर की लिस्ट है। वो मटेरिया मेडिका इज कंपाइलेशन ऑफ द सिम्टम। कैसे सिम्टम? प्राइमरी सिम्टम। एक जगह एक्सेप्शन है, इंटरव्यू में हम लोगों से पूछा जाता था, या हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर मटेरिया मेडिका प्राइमरी एक्शन का कलेक्शन है तो सब जगह ऐसा नहीं, एक जगह एक्सेप्शन है। हैनीमैन बहुत समझदार थे, बहुत जीनियस। उन्होंने कहा कि जो ओपियम ग्रुप है, नारकोटिक्स है, उसमें प्राइमरी एक्शन मिलेगा ही नहीं, तो वहां सेकेंडरी एक्शन को एक्सेप्शन दे दिया। एनी हाउ, तो ये जब हम फर की बात कर रहे हैं, कोट की बात कर रहे हैं, तो सोराइनम ने हाथ उठाया कि हीपर सल्फर बहुत सेंसिटिव है। हम भी तो हैं, हम तो ऐसा कहते हैं कि हमारा कफ रिटर्न होगा हर विंटर में, इसलिए 206 नंबर का एफोरिज्म पढ़ना चाहिए। आर्गनन की नंबर 206 206 में कहते हैं, हे डॉक्टर, अगर क्रॉनिक डिजीजर तुम ठीक करने जा रहे हो तो होश में रहो। हैनीमैन कहते हैं कि ठीक से पढ़ लो इन्वेस्टिगेशन, और फुट नोट में 11 लाइन दे दिया। प्रायर टू मेक योर प्रिस्क्रिप्शन जेंटलमैन, आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए पेशेंट को कि काज ऑफ क्या ईयर्स के पहले भी अगर उसको ठंड लगी है, मेनी ईयर्स एगो, और ठंड कैच किया कब? जब एक्सेसिव हीट हो गई और उसके बाद ठंडी हवा लग गई, वह भी आपको पकड़ना होगा काजेशन। मियाज्मेटिक बेस का वहां पर बहुत जबरदस्त बात करता। तो जब सोराइनम कह दे कि रेगुलरली एवरी ईयर द सेम डे, मैं हर साल क्यों आ जाते हो, सोरा क्यों भर जाता, तो सेक्शन 80 का आ गया, इंडीड आई स्पेंड माई 12 years to find out the fundamental cause of a disease, that is SORA and so-called psychosis and psychotic। खैर जो भी हो, जो बार बार आते हैं उभर के हर सीजन चेंज में, चेंज तो हम सीजन तो नहीं बदल सकते, लेकिन कौन है दोज हु आर वेरी ससेप्टेबल, कौन इंडिविजुअल हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन को हमने पकड़ लिया तो हिट कर देंगे चिंगारी पे, तो धुआं फिर नहीं दिखाई पड़ेगी। होम्योपैथिक की तो यही ब्यूटी है। आइए कैंटरपर्टी को, मटेरिया मेडिका को देखें जरा। डलका मारा में
पेशेंट चला जा रहा है, छुट्टियां मनाने जा रहा है, छुट्टियां हो गई। केंट साहब कहते हैं पहाड़ पे घूमने गया फैमिली के साथ, सभी लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, बाहर गर्मी है और चल रहे हैं पहाड़ पे, पसीना हो रहा है, पसीना हो रहा है, पूरी बॉडी हीट हो गई। केंट साहब कहते हैं कि वो थोड़ी हाइट के बाद जाने के बाद हिल पे गए हैं, पहाड़ पे सैर करने, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस ठंडी हवा के झोंके ने उनका पसीना सुखा दिया। एलिमेंट्स आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्वेट, पसीना तुरंत सूख गया आपका, ओवर हीटेड थे जेंटलमैन आप। और जब गए आराम करने कमरे में तो लोगों ने कहा चलो घूमा जाए, तो उन्होंने कहा अब तो मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं। बोले अभी तो चढ़ के आए हो, कहां से अर्थराइटिस आ गई, कहां से इनएबिलिटी आ गई। बोले मैं उठ ही नहीं सकता हूं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ सडन स्वेट, सडन पर्सपिरेशन जो हुआ आपका, एक्सेसिव हीट, और वो किसी कोड से दब गई, अब तकलीफें शुरू हो गई। तो एलिमेंट्स आफ्टर, एलिमेंट्स फ्रॉम, एलिमेंट ड्यूरिंग, ये हमें देखना होगा। इसलिए सेक्शन 206 में बड़ी धमकी दिया है नीमैन ने, डॉक्टर बिफोर मेकिंग योर प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयाँ लिखने के पहले सोच लो क्या कि आपने क्या WCO इन्वेस्टिगेशन कर लिया, और फिर फुट नोट में एक्सप्लेन कर दिया कि एलिमेंट्स ईयर्स एंड ईयर्स एगो, ये लैंग्वेज है वहां फुट नोट में, राइट पेज में तीसरी लाइन, कि अगर बहुत ओवर हीटेड हो गए हैं और उसके बाद आपको कोड ने प्रभावित कर दिया, तो जब तक इस ऑब्स्टेकल को, सेक्शन 260, फिजिशियन मस्ट नो व्हाट इज ऑब्स्टेकल टू क्योर, आपके क्योर करने में आपके प्रिस्क्रिप्शन में क्या गड़बड़ी है, जब तक उसको नहीं पता करेंगे। यही तो दिखा डॉक्टर एम के सहानी है, वो हमको यही सिखाए हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पकड़ो, इंडिविजुअल में कहा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। उन्होंने कहा सेक्शन 153 में देखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 पॉइंट हैं, PQRS, पिक्यूलियर, अनकॉमन, स्ट्रेंज, वे, वो इंडिविजुअल कहाँ, फिर क्या पूछना, दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं, फिर आपकी दवाई काम करेगी। अतः अभी हम बात कर रहे थे, जो हमें निर्देश मिला कि अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेस के इस सीजन में क्या क्या हो सकता है। अभी हम ब्रोंकस में नीचे नहीं जाएंगे और नीचे जाकर लोअर ट्रैक्ट में लंग्स में नहीं जाएंगे, अभी हम तो नाक, थ्रोट, यहीं तक। इसलिए हमने ट्यूबरकुलिनम की बात कर ली, कजेशन के पता नहीं, और माइग्रेटिंग, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, एक जगह रहते ही नहीं, ये नेचर है ट्यूबरकुलर मियाज्म का। तो JH एलन ने एक चौथा क्रॉनिक डिजीज में लिख करके, आप लोग सब जानते हैं, आ गए। और इस बीच में हमने हीपर को बुला लिया, इसी बीच में सोराइनम आ गए, और इसी बीच में हमारे जब बात कर रहे थे तो सेबेडिला भी आ जाएंगे। सेबेडिला कहते हैं कि साहब बेचारा रात भर बैठा रहा, खांसता रहा, सवेरे जाके उठा। तो जो सेबेडिला की सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं NM चौधरी कि वो आग जला के बैठता भट्ठी, लेकिन उस आग का कोई असर ही नहीं होता। ही इमेजिन, सोचता है कि इस आग से फर्क होगा। इसलिए जब थ्रोट में बड़ी प्रॉब्लम हो गई लेफ्ट साइड में, तो लेक्सिस ने कहा हे सेबेडिला, तुम अकेले नहीं हो, लेफ्ट साइड के एलिमेंट थ्रोट के मेरे हैं। सेबेडिला ने कहा मेरे हैं। लेक्सिस ने कहा फरंजाइटिस लरंजाइटिस मेरी लेफ्ट साइड में। सेबेडिला ने कहा मेरे भी हैं, कैन कुछ भी खाता हूं तो तकलीफ होती। लेक्सिस ने, सेबेडिला ने कहा यही मेरी भी मॉडलिटी है। उसके बाद उन्होंने कहा लेफ्ट से राइट में चला जाता हूँ। सेबेडिला ने कहा यही मेरी मॉडलिटी है। दो ड्रग एक साथ चल रहे हैं, परंतु फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर। हनीमैन कहते हैं अरे आप ऑब्जर्वर बढ़िया हो, देखा आपने कि उसने, लेक्सिस ने बटन खोली और पीछे कर दिया कॉलर को। क्या हुआ भाई मिस्टर लेक्सिस,
लैंसेस का लेफ्ट साइड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बड़ी तकलीफ थी, खाने से भी, और जितनी तकलीफें हैं, कोई फेरेंजाइटिस कहता, कोई लेरेंजाइटिस कहता, कोई फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस कहता, कोई नॉन ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस कहता, और कोई ट्रांसलाइटिस, बहुत तकलीफ। तो कहते नहीं, ये कॉलर क्या कर रहे हो, इतनी सब चीजें तो सेबेडिला भी कह रहा कि मैं भी करता हूँ। यानी ये जो हीट है ना कॉलर की, इससे हमें बड़ी परेशानी। हेरिंग ने प्रूविंग की थी लेफ्ट की, फिर जिंदगी भर टाई नहीं पहन पाए वो, ये बहुत तकलीफ देती है। सेवेडिला की तरफ देखा गया, सेवेडिला कॉलर को घसीट के बंद करके बटन को और टाइट कर लिया। ये तुम क्या करते हो, जो हीट है ना ये कॉलर की, इस हीट से आई फील रिलीव्ड। दोनों चीजें अलग हो गई ना, सिमिलरिटी चलते चलते एक जगह अलग हो गए। यही तो होम्योपैथी है। इसीलिए एलेंस की नोट का प्रीफेस अगर पढ़िए, एस सी एलन ने जो लिखा, सेकंड एंड थर्ड लाइन प्रीफेस बाय एस सी एलन, होम्योपैथिक डॉक्टर का, होम्योपैथिक स्टूडेंट का जीवन पर्यंत स्टडी करना मटेरिया मेडिका का जरूरी है। कहाँ, इन बिटवीन 2-3 सिमिलर डिजीज, वर्ड लिखा देख लेना, इन बिटवीन 2-3 सिमिलर डिजीजेस। अरे तो नहीं, क्या आइडिया है, टू फाइंड आउट द सिमिलम। तो क्या थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा, ए कांस्टेंट वर्क ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर इज स्टडी मटेरिया मेडिका कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम टू फाइंड आउट 2-3 सिमिलर डिजीज इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट एंड फाइंड आउट ए सिमिलम। बस फिर क्या हो गया। इसलिए केंट ने अपनी फिलॉसफी में कह दिया, क्या कह दिया, इट्स वेरी इजी टू प्रैक्टिस। तो डॉक्टर एम के साहनी ने कहा, इट्स वेरी इजी टू अर्न मोर मनी बाय होम्योपैथी। कैसे, उन्होंने कहा, आपका सेलेक्टेड मेडिसिन मस्ट बी कैपेबल, ओनली 2 कंपोनेंट्स आर एसेंशियल टू बिकम ए गुड होम्योपैथ। कौन कह रहा, केंट फिलॉसफी में। कौन कह रहा, डॉक्टर जेम्स टायलर केंट कह रहे हैं। बहुत आसान है होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना। क्या, हमारी जो सिलेक्टेड चयनित की गई औषधि है उसमें ये क्षमता छिपी रहनी चाहिए टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिम्टम, जो रोग है उसके समान हम सिम्टम प्रोड्यूस कर सकें। एंड व्हाट इज सेकंड कंपोनेंट, इट शुड बी स्लाइटली हायर देन द एग्जिस्टिंग डिजीज। इसकी पोटेंसी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे होगा टू इस्टेब्लिश द सेक्शन 26। वो क्या है, 26 क्या है, the weaker dynamic affection is permanently extinguished by stronger one। उससे क्या होगा, to establish the therapeutic nature's law of cure। यही तो होम्योपैथी है। और क्या है होम्योपैथी, कुछ नहीं। तो आगे चलते हैं कि देखिए, हम सुराइनम की तरफ चले गए। अगर सुराइनम को जरा सा पलट के देखें, लेफ्ट पे सब दवाइयां जितनी होम्योपैथिक की हैं 1.5-2 पेज लिखी गई हैं, लेकिन सुराइनम 4 या 5 पेज लिखी गई। ऐसी क्या बात हो गई, हैनीमैन खुद घबरा गए। क्रॉनिक डिजीजेज में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैनीमैन खुद लिख रहे हैं, ये सुराइनम हमने तो पस से, सीबीसियस सिस्ट से, और जो पस निकलता उससे, इनसे बनाया, प्रिपेयर किया। तो इनसे जब प्रिपेयर किया तो ये आइसोपैथी है कि होम्योपैथी, अगर आप पढ़िए तो आप खुद घबरा जाएंगे। ये हम बोल रहे हैं एम एल टाइलर से, ड्रग पिक्चर में हैनीमैन वाज कंफ्यूज्ड कि ये मेडिसिन इट हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉक्सिक, पस से बनाई गई। तो पस के लिए हम दे रहे हैं रिपीटेड अटैक्स ऑफ जितने होते हैं सुराइनम और सब कुछ होते हैं सोराइसिस सब में। तो ये आइसोपैथी तो नहीं है। फिर हैनीमैन कहते हैं अपने सेकंड एडिशन में क्रॉनिक डिजीजेस के, नो, ये जब डाइल्यूट होके पोटेंटाइज हो करके मैकेनिकल एनर्जी को हमने ठोक ठोक करके केमिकल एनर्जी में बदल दिया, mgh को हमने हाफ CV² में बदल दिया, स्थित ऊर्जा को हमने गतिज ऊर्जा में बदल दिया, एक बूंद लेके 99 ड्रॉप डाल करके हमने डिस्मल सेंडेसिमल बना दिया। थर्ड तक फोर्थ तक जाते जाते कहाँ रह गया पस। ये ड्रग डायनामाइजेशन है, और 30 की प्रूविंग हैनीमैन ने खुद किया, 30th पोटेंसी। आइए
तो हम सोराइनम को देखेंगे कि लेफ्ट पेज में लास्ट में, रिलेशनशिप को देखेंगे कि लेफ्ट पेज में लास्ट में रिलेशनशिप के ऊपर क्या लिखा, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, और इटैलिक लेटर में लिखा। बहुत फर्क हो गया। जैसे जो पहला एडिशन आया था ऑर्गेनन का, तो पहले एडिशन के पहले एफोरिज्म में टी कैपिटल, एच कैपिटल, ई कैपिटल, दी होम्योपैथिक फिजिशियन। तो टी एच दोनों कैपिटल, अब टी भी कैपिटल है, एच स्मॉल है, ई स्मॉल, जब तीनों शब्द मिलते हैं तो क्या बात कहना। तो पहले एडिशन सेकंड एडिशन उधर चले जाएंगे। तो सोराइनम जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पे है, सिम्टम जब मिल जाए, वो भी सेंसिटिव है, सब कुछ है, लेकिन बड़ी उल्टी सीधी बातें हैं। वो क्या है, अस्थमा हो गया तो लेट गया, लेट गया तो हाथों को फैला दिया, तो अच्छा लगता। अरे एस्थमेटिक प्रेपर, जो अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, तो सांस के लेट जाए, लेटना मुश्किल हो जाता है, और ये सोराइनम लेटेगा, लेटेगा तो ही फील्स बेटर। ये अनकॉमन बात हो गई। यही नहीं, फिर एक जगह है कि ही फील्स मच मोर हैप्पी प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द एलिमेंट्स। हमको बीमारी होने वाली है, देखिए आज हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है, आज आई फील मच मोर बेटर। ये बता रहा है कि मुझको बहुत चीजें होती मेंसेस में, पेशेंट बता देते हैं कि ऐसे ऐसे सिम्टम आए हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम, अब हमको पीरियड होने वाले हैं। ये सोरेनम बता देता है, आज मैं बहुत ठीक हूँ, कल से हमारा अटैक हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाऊंगा। ये सब मेंटल जनरल सिम्टम देख के डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन देख करके ही सिलेक्शन करते हैं। तो 3-4 दवाइयां तो ये हो गई। अब इसके पेशेंट सोचता है कि एक और दवाई ले ली जाए, जिसके विषय में इतना ज्यादा चर्चा हुई है, इतनी ज्यादा चर्चा हुई है कि बहुत कम मेडिसिन आते हैं। हम इंडिविजुअलाइजेशन तक तो कर दिए, किड्स वंडरफुल रिजल्ट हम देख सकते हैं सोराइनम में, ये भी लिखा हुआ है। और फिर हम आ जाते हैं आर्सेनिक के ऊपर। आर्सेनिक एक मेडिसिन ऐसी है पॉलीक्रिस्ट, जिसके विषय में कम शब्दों में लिपि ने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में बहुत ढेर सारा लिख दिया। क्योंकि ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कैच कोल्ड में, और चेंज ऑफ वेदर में, और वियर्स ऑफ फर कैप में, ओवरकोट में, बहुत सी मेडिसिन है। स्टार्मिंग वेदर में भी बहुत सी मेडिसिन है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर होम्योपैथी का श्वसन संबंधी बीमारियों के पकड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए हम चलें, तो हमारी आर्सेनिक से पहली मेडिसिन आ जाती एलियम सीपा। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ फर्स्ट पेज के 5th लाइन में, वो क्या है, स्प्रिंग कोराइजा। अच्छा, पतझड़ के मौसम का होगा, बोले हाँ। तो क्या क्या होगा, राइनाइटिस होगा, सर्दी, प्रचुर मात्रा में तरल पानी दांत नाक से निकलेगा, तीखा पानी होगा, स्राव होगा, नाक मुंह गले जलन, तेज छींकें आना, ये सब एलियम सीपा के हैं। अत्यधिक जलन होना, हल्का पानी आना नाक से, आंख से, नाक वाला थोड़ा सा इरिटेबल होता, सरदर्द होना। लेकिन ये सब बातों में ऑरम ट्रिफ्लोइनम हाथ उठा देता है, कहता है कि ये देखो, इस तरीके की स्नीजिंग की बात करोगे तो हम भी हैं। तो अब फर्क कहाँ है, फर्क है कि एफोनिया हो जाता है किसमें, ऑरम ट्रिफ्लोइनम में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेज में, और वो एफोनिया नहीं होता उसमें। यही बात नहीं, एक जगह छींकों का दावेदार सीएम बोगर आ गए। सीएम बोगर अपने मटेरिया मेडिका में लिख दिए कि आर्स आयोड, परसिस्टेंट स्नीजिंग, छींके हैं, खूब हैं, लेकिन लेकिन बट अनसेटिस्फैक्ट्री। अब छींक ही नहीं पा रहे हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री। टेलीक्लेटर में कौन लिखा, सीएम बोगर। इसको अब देखिए डिफर कर गया छींक से, कंप्लीट पूरी छींक नहीं हुई, अकेले मेडिसिन आर्सायोड में। अब हम चले जाते हैं इसी तरीके से, बेडियागा आ गया, खांस दिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तकलीफ है, खांस दिए तो उनका बलगम बाहर निकल पड़ा।
सीएम बोगर कहते हैं द ओनली मेड सेम, लेकिन कैली कार्प कहता नहीं, हम भी हैं, पढ़ लो मुझको ठीक से, और सेकंड लाइन पढ़ लो, पेज 164 पे बोगर, हम भी हैं अगर वो हैं। तो कैली ग्रुप बड़ी मशहूर है, कैली कार्प भी आ गए, वो भी खांसते तो बलगम निकल जाता। अच्छा, कैली कार्प एक बड़ी भारी बात है, सभी होम्योपैथ जानते होंगे, इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर। ये क्या होता है? वेरी हेल्दी प्रूवर बट वेरी रेयर, दूसरे लोगों से भिन्न है। कैली कार्प, गहराई से सुनना समझना, गहराई इतने बोलने जा रहा हूं, कैली कार्प में ये क्षमता निहित है कि वो 3 से 4 AM में खांसी कराएगा, परंतु ये सिम्टम कोई भी प्रूवर ने नहीं प्रोड्यूस किया, सिर्फ एक ब्रिटिश लेडी ने ये सिम्टम प्रोड्यूस किया कि कब बिकम वर्स इन बिटवीन 3 AM to 4 AM. That was only, she was only prover, but that is applicable. What is therapeutic utility of therapeutic utility? क्या idiosyncratic prover की? ये they are very rare healthy person, लेकिन ये कोई ऐसी ड्रग का सिम्टम का बता देंगे जो ड्रग के भीतर थी, दूसरे प्रूवर नहीं प्रोड्यूस कर पाए, रेयर सिम्टम है। तो भाई रेयर सिम्टम होगा, इसका उपयोग क्या? इसका उपयोग क्या कि इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द पेशेंट दोज हु आर सफरिंग वर्स इन बिटवीन 3 to 4 AM। तो उसने कहा कैली कार्प तुम्हारा ये गुण है? बोले हाँ, एक और गुण है, जो मैं आर्सेनिक को थप्पड़ लगा दूंगा, हीपर सल्फर को पीछे कर दूंगा, सब कुछ खांसी में। तो कैली कार्प से पूछा गया बता दो भाई, तुम बता दो क्या बात है। बोले आर्सेनिक का खांसते खांसते लेटेगा तो उसको फियर होगा, डर होगा, जो भी मॉडलिटी होगी आप लोग जानते हैं, और उठ के बैठ जाएगा बेंडिंग फॉरवर्ड, बैठा दिन भर सामने झुक के खांसता है, पानी भी पी लिया तो थोड़ा सा ले लिया, एक आधी घूंट ले लिया, फिर ले लिया। हम अभी मेंटल सिम्टम पे नहीं जाएंगे, कफ के नेचर पे जाएंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन पे जाएंगे। वर्स फ्रॉम लाइंग, हैज टू गेट अप, हैज टू सिट, बैठ जाएगा इटैलिक लेटर में देखिए, और बैठ के सामने बेंडिंग फॉरवर्ड ऑलवेज, देन ही फील्स रिलीफ। हीपर ने कहा अच्छा तुम झुको, हम तुम्हारे अपोजिट चलेंगे, और हीपर पीछे की तरफ मुड़ जाता है खांसते खांसते, दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया। अब कैली कार्प का नंबर आया, तो कैली कार्बोनिकम कहता क्या कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं, मैं तो सामने भी झुकूंगा और पीछे भी झुकूंगा। इटैलिक लेटर कंट्रपल्ट्री, रॉकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रात में उठ के बैठ गया, एक बड़ा मशहूर डॉक्टर, उसके फादर बैंक में थे मैनेजर, आए बोले डॉक्टर सिंह मैंने आपका भी इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। मेरे बच्चे का इलाज आपके गुरु डॉक्टर कपूर साहब ने किया, कुछ नहीं हुआ। मैं सालों से ट्रबल देख रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सिम्टम कहाँ है क्या है, अपने मन के नहीं लगाते। मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत होम्योपैथिक जानता हूँ। देखो घर पे आए, चाय वाय पिलाया, सब कुछ किया, सज्जन आदमी थे, PNB के थे, तो फिर दूसरे दिन आ गए। हमने कहा आज क्या हुआ सर? कहें रात में जब खांसा 3 बजे के लगभग, तो मैंने देखा कि बिस्तर पे बैठा है यंग लड़का, और वो रात भर सामने पीछे कहते कहते फादर रोने लगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये मोडिलिटी ना, ना आर्सेनिक नहीं, पर तब कंट्रपल्टी पलट के देखा तो वहां कैली कार्प मिला, इटैलिक लेटर। कैन यू बिलीव, कैली कार्प देने के बाद चिंगारी पे, स्ट्रॉन्ग मोडिलिटी पे, अनकॉमन पे पानी छिड़कोगे, सारा धुआं गायब हो जाएगा। तो काज एन एक्शन एनी हाउ, तो हम वहां चले। अब दूसरा आ गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अरे बड़ा धुआं हो रहा, बड़ा चारकोल से धुआं शिकायत हो रही है।
हमारे अंगों में अजीब सा लग रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं धुएं से। हम क्या हैं भाई, नाक से बहुत अधिक पानी आ रहा है, बहुत परेशानी है, गर्म पानी की तरह आ रहा, नाक से ठंडा नहीं। अच्छा अमोनियम कार हो क्या तुम? तो नाक में भी, नाक बंद हो जाता, बच्चा चिल्लाता है, हम सो नहीं पाते, राख बंद हो जाती, हम जगे रहते हैं। क्या करें, सवेरे जाके तो नींद खुलती, नाक तब थोड़ा सा खुलता, नहीं बंद हो जाता, गले में गुदगुदीदार वाली खांसी आ रही। अब हम बोल रहे हैं एनएम चौधरी से अमोनियम कार, और दम घुटने लगता, घबराहट भी होती है, तो बड़ा परेशानी होती है। अतः इन शब्दों को जब देखा जाकर के तो लिप्पी ने भी समर्थन किया। तो ये अमोनियम कार दूसरा है। और एक दवाई मैं आपको ऐसी बता दूंगा कि लाखों रुपया कमाने के लिए एक दवाई है, पूछो मत, अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं जरा सा देख लूं कि लिप्पी क्या कहते हैं आर्सेनिक में। बड़े भाई डॉक्टर थे, डीएम ने उनकी पुस्तक को कंपाइल किया, डॉक्टर डीएम। आई के ऊपर जो उनका सुना है इस रिपोर्टरी में काम है, वो कैंट ने लेके अपनी रिपोर्टरी में जोड़ा है। सही है गलत है जाने डॉक्टर साहनी साहब, वो प्रोफेसर, गुड एकेडमिशियन, आई एडमायर हिम, आई फील प्राउड ऑफ डॉक्टर साहनी कि वो समर्पित होम्योपैथ के हैं। उनके पिताश्री भी होम्योपैथ को समर्पित थे, दिन रात वो होम्योपैथी के लिए ही जीते। तो बाकी वो जाने, हम तो कहीं पढ़ लेते हैं भूल भाल जाते हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। उन्होंने तो दो एक सिम्टम हमको वैसे सुनाए जिनको मैं भुना रहा हूँ। तो फंडा उनका क्लियर है, इधर उधर की बातें नहीं कि चॉकलेट 200 दे दिया और मरीज का कैंसर ठीक हो गया। ऐसे भी लोग बोलते हैं, जसम सिंह सैयद झूठे बोलते रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर इनके साहनी जो बोलेंगे वो ट्रुथ बोलेंगे, प्रमाणित होगा, इधर उधर कुछ नहीं। तो लिप्पी साहब क्या कह रहे हैं आप आर्सेनिक एल्बम के विषय में? क्योंकि अगर आर्सेनिक अकेले कह दी जाए कि खतरा, पढ़े लिखे लोग हैं आप, आर्सेनिक ब्रोम होगा सोराइसिस में काम करेगी, आर्सेनिक आयोड होगा ट्यूबरकुलोसिस में काम करेगी, आर्सेनिक सल्फेबेरम होगा विटिलिगो में काम करेगी, आर्सेनिक एल्बम होगा पूरा होम्योपैथी को संभाले। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्सेनिक एल्बम। लिप्पी साहब कहते हैं, इटैलिक लेटर में कह दिया, बड़ा बढ़िया, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस वेरी हाईली रिमार्क्ड इन आर्सेनिक। अब एंजाइटी को हम इधर नहीं लाएंगे अभी जल्दी, सब जानते हैं आप लोग। अभी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, दम घुट रहा, बर्निंग पे पॉइंट्स एट द स्क्रिएटिंग कैरेक्टर, फियर है, फ्राइट है, वरी है, मोर माउट है देन एनी अदर रेमेडी नोन इन एंटायर मटेरिया मेडिकल। आगे लिखा डीएम, डीएम ने उनके बुक का कंपाइलेशन किया। पता ये बड़ी भारी बात है कि ये फियर ऑफ राइट एंड वरी और सब कहने के बाद, एंजाइटी सब कहने के बाद, मोर मार्क देन इन एनी रेमेडी नो। खैर अलग की बात। अगर अपर रेस्पिरेटरी टैग हमारे प्रोफेसर साहनी साहब फिर कोई सब देंगे टॉपिक तो फिर उस पर देखा जाएगा, अभी हम वहीं रहना चाहते हैं। तो ऊपरी श्वसन एवं संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है आर्सेनिक एल्बम। इस दवा का उन लोगों पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जो संक्रमण के कारण ठंड महसूस करते हैं, और महसूस करते हैं उनकी नाक अवरुद्ध हो गई है, एक अतिरिक्त लक्षण जिसमें जलन महसूस हो रही है, रिपीटेड वेरिफिकेशन ऑफ द सिम्टम हुआ हर बाई प्रूवर ऑब्टेन्ड बाई प्रूविंग दैट द हेल्दी पर्सन में ये सिम्टम प्रोड्यूस किया गया और सिक पर्सन में क्योर देखा गया। तो वन केस की लोकेलिटी मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है। एज इंस्टेंस अगर हम देखें तो अंदर एपिस मेलिफिका क्या है, राइट ओवरी है, अरे ओवरी तो ओवरी, लेकिन अंडर लेक्सिस लेफ्ट ओवरी इन्वॉल्व है। तो आर्सेनिक आयोड कहाँ काम करेगी, आर्सेनिक एल्बम कहाँ काम करेगी,
तो ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, और इस बहाने से बर्निंग स्टिंगिंग पेन इन एपिस मिलेगा, और बर्निंग स्टिंगिंग पेन कोल्ड लाइक बर्निंग पेन मिलेगा, कोल्ड फायर जैसे आग का गोला जैसे चल कर, वो आर्सेनिक एल्बम है। हेरिंग ने अपने गुरु के कहने पर उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। होम्योपैथिक को वो सर्जन थे, किताबें खरीदी, वो लिखना उल्टा सीधा शुरू किया है, मीठी गोली और सादी गोली और प्लेसिबो ये वो। हेरिंग के दाहिने अंगूठे में स्टिच करते समय, सर्जरी के समय कट गया। कटने के बाद गैंग्रीन। ब्रीफ में यह है कि हेरिंग ने कहा कि आई नो इट इज अ ड्राई गैंग्रीन और एम्पुटेशन इज एसेंशियल रादर क्वाइट इंडिस्पेंसेबल। हमारा अंगूठा कटना निश्चित है, ये मैं जानता हूं, ड्राई गैंग्रीन में सब कुछ हो गया। अगर होम्योपैथी में बड़ी दूर तक का काम है कोई करके दिखाए, अगेंस्ट लिख रहा है होम्योपैथी के सब, तो उनसे पूछा गया क्या लगता, कैन बर्निंग लाइक ए फायर कोल, जैसे आग दहलता हुआ। बोले ये है। बोले अरे पूछो मत, फिर कैसे आराम मिलता, ठंडे पानी नहीं कर, नो नो नो, हम स्टोव जलाते हैं, स्टोव के सामने हीट से उस हीट को न्यूट्रलाइज करते हैं। आपका आग जैसे अंगूठा जल रहा, स्टिचेस तो कर नहीं पाएंगे आप, टांके तो लगा नहीं पाएंगे, चाकू तो पकड़ नहीं पाएंगे, सर्जरी तो कर नहीं पाएंगे डॉक्टर हेरिंग साहब, पेन लेके आप राइटिंग तो, थीसिस तो लिख नहीं पाएंगे, कप उठा करके आप चम्मच पकड़ के खा नहीं पाएंगे, नोट और डॉलर भी आप अंगूठा कट गया तो कैसे काउंट करेंगे, कैसे आराम मिलता। बोले स्टोव जलाता हूं, उसकी हीट से सेकता हूं, तो बर्निंग लाइक फायर तो बर्निंग स्टिंगिंग पेन एपिस का है, लेकिन बर्निंग लाइक फायर इंडिविजुअलाइजेशन देखिएगा, बर्निंग लाइक फायर क्या कहते हैं हमारे लिपि था, बर्निंग कोल जैसे कोयला पत्थर वाला दहकता, और रिलीव्ड बाय हीट, जितनी ज्यादा हीट देते हैं उससे आराम मिलता है। दिस इज अनकॉमन, दिस इज पिक्यूलियर, दिस इज स्ट्रेंड, दिस इज स्क्वायर, ये इंडिविजुअलाइजेशन है, ये सेक्शन 153 है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। आर्सेनिक 6 वाज गिवन, और उस आदमी का अंगूठा धीरे धीरे रिकैनलाइजेशन हुआ, फिर हुआ एम्पुटेशन से बच गया। उस हेरिंग ने शपथ खाई कि जिस पद्धति ने मेरे अंगूठे को बचाया, मेरे कैरियर का सवाल, मैं अब उसके अगेंस्ट नहीं लिख सकता हूं। और इतना पढ़ा होम्योपैथिक को, इतना पढ़ा होम्योपैथिक को कि कितनी ड्रग प्रूविंग की है, लेक्सिस तक की उन्हीं की देन है, जिंदगी भर टाई नहीं पहन पाए। तो जब विद्वान व्यक्ति का व्यक्तित्व और एकेडमिक ओरिएंटेशन, लॉजिकल रेशनल एटीट्यूड बदल के किसी रचनात्मक दर्शकों की तरफ मुड़ता है, तो फिर कुछ और हो जाता है। न्यूटन के पहले भी एपिल गिरते थे, ऐसा नहीं कि न्यूटन के पहले एपिल ऊपर चले जाते थे, लेकिन नीचे ही क्यों गिरते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड माइंड ने न्यूटन को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बनाया। हेरिंग को हेरिंग, कोई सिम्टम कह दे उसके बिना कुछ नहीं। क्या बात, हेलेंस की नोट भी हेरिंग गाइडिंग सिम्टम का की। तो अथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो इंडिविजुअलाइजेशन, टू इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक, दो ड्रग एक साथ नहीं काम कर सकते। अरे जो आपकी बोरिक की मटेरिया मेडिका है, उसके पीछे रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन किसने लिखा? गिब्सन मिलर ने, बोरिक ने नहीं लिखा। गिब्सन मिलर से पूछा गया क्यों भाई, आप इतने मशहूर प्रैक्टिशनर हैं, आप ये तो बताइए कि नंबर 1 की दवाई, एक दवाई से हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कौन सी दवाई होगी? गिब्सन मिलर ने कहा सीपिया। उनसे फिर पूछा गया कि कोई एक दूसरी दवाई बता दो, तो उन्होंने कहा नक्सोमिका। फिर गिब्सन मिलर से कहा गया एनी मोर मेडिसिन, उन्होंने क्या कहा? पूरी मेटेरिया मेडिका।
अलग अलग मेडिसिन है हमारी। तो हम इसलिए आर्सेनिक को जरूर पकड़ेंगे कि आर्सेनिक क्या है और क्यों अपर रेस्पिरेटरी डिजीज में काम करती है, क्यों सफोकेशन होता है। लेकिन फिजिकल के साथ वो मेंटल को टच कर लेता, फ्राइड को, फियर को, सफोकेशन को। और वो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन होती है हमारी होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के लिए कि अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इस्टेब्लिश कर सके, इट इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कौन लिख रहा है? ये प्रीफेस में लिख रहे हैं लिपि। इट इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग which forms the real individual. Homeopathy is a distinct science which establishes science of therapeutic law. अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं मार्क्साल हूं, इस तरीके की संक्रमण छींकों की बहुत बातें करते हैं। अरे मैं छींकना शुरू करूंगा तो आमने सामने वाले भाग जाएंगे। ठीक है, सिम्पलेटिक म्याद में है, राती में सही, लेकिन छींकना शुरू कर दिया, उठ के बैठ के इतना परेशान करता छींकते समय कि अगल बगल के आसपास के लोगों को परेशान कर देता है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी दवा मार्क्साल है। अब मैं आपको कुछ वो दवाई बताने जा रहा हूं जिससे आप लाखों रुपया कमाएं। और ये किसके लिए है? पढ़ाकू लोगों के लिए, विद्वान लोगों के लिए, जिनके पास बड़ा अनुभव है। क्योंकि इस दवाई में अमोनियम का सब घेर लेंगे उसको, और नाइट में फ्लुएंट होगा, रात भर चीखें आएंगी, रात में सो नहीं पाएगा, रात में नाक बंद हो गई, सांस नहीं ले पाएगा। अकेले इस सिम्टम पे मैंने एक जज साहब से सुना था, बोले समथिंग, जब मैं नया नया कलकत्ता से आया था 1973, रात में नाक बंद हो जाती, सांस नहीं ले पाता हूँ, उठ के बैठ जाता हूँ। उसमें जज से बात करना डर लगता था। अब नहीं डर लगता है, बड़े सज्जन होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते, भीड़ है मेरे पास अपने स्वजनों की। तो कहें यार किसी होम्योपैथ ने हमको एक दवाई बताई थी, मैंने वो लिया तो रात भर ना नाक बंद हुई, ना सटी, और ना मेरा नाक में उठ के बैठना पड़ा। सवेरे जरूर दो ठीक है आई, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक रही है। क्या होम्योपैथी क्या? तो हम अब बात करने जा रहे हैं जिससे खूब कमाइए। आप सोचिए कि आप क्या हैं? वह शिक्षित लोगों के लिए, पढ़ाकू व्यक्तियों के रोगों के लिए सर्वोत्तम औषधि है। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम। कहीं लिखा क्या मेट्रिया मेडिका में? हाँ लिखा, सेकंड लाइन। कहाँ लिखा? कैलकेरिया कार में, पार एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अरे एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट, ये पार एक्सीलेंट क्या होता? उत्तम तो उत्तम, सर्वोत्तम क्या होता? उस दवाई की बात करने जा रहा हूं। अकेले एक दवाई रख लीजिए डॉक्टर साहब, जहां बैठ जाओगे 70 से 80% रोग आपके ठीक हो जाएंगे। निरंतर बिस्तर पे लोग लेटे हैं, आलसी हैं, छोटे छोटे या बिना किसी रोग के भी, ध्यान से सुनना होगा, तीक्ष्ण और शक्तिशाली दिन भर दवाइयां खाते रहते हैं। कौन है ये लोग? स्वयं के पेट को भरते रहते हैं, इनके यकृत की निष्क्रियता और कब्ज से पीड़ित हो जाते हैं, बैठक वाला जीवन व्यतीत करते हैं। उनके शरीर में केवल बुद्धि और मस्तिष्क वाला भाग ही परिश्रम करता है। मस्तिष्क और बुद्धि वाला शरीर से कोई मतलब नहीं। शीत के लिए मन प्रसन्न औषधि एक ही है, यही है। हम जुकाम के प्रथम अवस्था में इस पर विचार करते हैं, एनएम चौधरी कहते हैं, और नाक शुष्क अनुभव होती है तथा बाधित हो जाती है, तो रात में सो नहीं पाते हैं। तीक्ष्ण पानी लेने से जैसे बार बार छींकें आ जाती हैं। इसके बावजूद प्रातः काल के जुकाम में थोड़ी सी गर्मी आती है और थोड़ी सुबह नींद आने लगती है। संध्या के या रात्र में ये तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, और गर्म कमरे में चले जाते हैं तो पूछो मत, बाहर की हवा गर्म कमरे में बहुत परेशानी हो जाती है। परंतु खुली हवा में जाना चाहते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, परंतु उससे जुकाम लग जाता है।
अब बताइए ये कौन सी पॉलीकृष्ण मेडिसिन है? इस जुकाम के साथ नथनी में यातना पूर्ण अनुभव होता ना, इतनी छींकें आती, इतनी पानी बहता कि नाक हमारी यातना पूर्ण हो जाती है। तो एनएम चौधरी कहते हैं इन पढ़कुआ लोगों के लिए एक दवाई को जरा दे के देख लेना, और उसका नाम है नक्स भूमिका। डॉक्टर साहब एक खुराक दे के देखिए जो रात में सो नहीं पाते हैं, क्या दवाई है। हम विषयांतर नहीं होंगे। मैंने भी वो एनएम चौधरी अक्षर सा 2-2 लाइन पढ़ा, एनएम चौधरी की है, एक वर्ड भी एसएम सिंह का इसमें नहीं जुड़ा। आप एनएम चौधरी की पढ़ लीजिएगा, हूबहू यही। लेकिन एक दवाई बगल से करवट बदल रहा। कौन भाई? हम सैंग्यूनेरिया कैन है, तुम क्या करोगे? और सैंग्यूनेरिया निट तो सुना था, सैंग्यूनेरिया कैन हो? बोले हाँ, गाढ़े पीले बलगम का हम निकालते हैं। छींकने की कठिनाई के साथ बहुत छींकते रहते, तब बड़ी मुश्किल से आता बलगम। कैली बाई की तरफ जा रहे हो क्या? कैली बाई को नो नो नो, नो स्ट्रिंजेनेस, नो स्पार्टीनेस, नो स्टिकीनेस, हम कुछ और हैं। सर और हम लोग का समय अब पूरा हो रहा है, केवल 3 मिनट बचा है सर। तो नमस्कार। आप कंक्लूडिंग कीजिए सर। हो गया हो गया। ओके सर। एक सेंटेंस कह दूं जो भीड़ से अलग है, जो आपकी बिल्कुल सर। टॉपिक है उससे संबंधित है। नहीं आप आजकल अपना आप बोल फूलों दीजिए की सर, गंध बोल से, दीजिए सर। और फूलों की गंध से संवेदनशील होती है। हमारा नाम सैंग्यूनेरिया कैन है। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा धारा प्रवाह, मैं कहूँगा धारा प्रवाह भाषा में, और इस तरह का लेक्चर आजकल बहुत ही रेयर हो गया। बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं इतने लंबे, और वही आपको रोकना पड़ा, है ना। और आपके पास में अगर रोकते नहीं तभी और भी आप 1 घंटा और बोलते चले जाते। तो अपने उम्र में, इस उम्र में भी आप इतने गतिशील हैं, इतने क्रियाशील हैं। यह भगवान का बहुत बड़ा वरदान है आपको कि आपने इस तरह का होम्योपैथी के को इतना अच्छा से आत्मसात किया है, इतने नज़दीकी से इसको समझा है। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपके साथ हम लोगों का संबंध बना है। मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर आपसे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलता रहता है। दिल्ली में भी आपसे बात हो रही थी, और वहाँ पर भी मैं देख रहा था कि आप कितने बेताब थे बोलने के लिए। और क्योंकि एक शिक्षक जो होता है, एक जो ट्रू सेंस में फिजिशियंस होता है, उसका मेन अप्रोच क्या होता है? उसका मेन अप्रोच होता है कि वह लोगों को बताए, उसके अंदर में जितने भी चीज़ है, कोई चीज़ को अंदर नहीं रख ले, है ना। ये बहुत बड़ा क्वालिटी है। मैं आपको चाहूँगा कि आप फिर इसके लिए, अभी आपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लेकर के आए हैं, हम लोग के लिए अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए लेकर के आइए। अगला हम लोग का जो मीटिंग होगा वो मई में, मैं आपसे डेट ले लूँगा। आप मई में आइए और दोबारा हम लोग को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के विषय में भी बताइए, यानी कि श्वसन तंत्र के निचले भाग में क्या होम्योपैथी का रोल है। आपके मार्गदर्शन में हमारे दर्शक जो हैं सो काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इसके साथ में मुझे लगता है हम लोगों का समय समाप्त हो गया। दीपमाला जी अपना कार्यक्रम को संभालें। थैंक यू डॉक्टर एसएन सिंह सर, बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर था। और आपने नक्स भूमिका जो बार-बार आप बस नाम नहीं बता रहे थे, आप बता रहे थे कि ये लाख रुपए की दवा है। मेडिसिन तो माइंड में आ रही नहीं थी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग भी सुनना चाह रहे थे सर आके लास्ट में बताते कौन सी मेडिसिन है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। और ऐसे ही आते रहिए और अपना ज्ञान हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। मैं डॉक्टर एम.के. सहानी साहब को प्रणाम करता हूं, जो हमें अवसर देते हैं बोलने के लिए। धन्यवाद सर। अभी